वेलकम एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है हर्षित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और मैंने एक नई स्ट्रेटजी बनाई है जिसके थ्रू मैं पूरा सारा सिलेबस कवर करूँगा और सारे सब्जेक्ट्स कवर करूँगा। वो स्ट्रेटजी है कि डेली 10 PYQs हम सॉल्व करेंगे पर्टिकुलर टॉपिक के, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे और MCQs के थ्रू, ठीक है। और फिर ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं इंडियन पॉलिटी से और यहाँ पर हम फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं प्रियम्बल, ठीक है ना। ये हमारे यहाँ प्रियम्बल बना हुआ है, आगे चलते हैं, चलिए, ठीक है। प्रियम्बल क्या था? प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस थे जो कि पंडित नेहरू जी ने पास किए थे, ठीक है ना। पास किए थे इन द सेंस इंट्रोड्यूस किए थे और फिर वो पास हुए थे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस क्या थे? जैसे ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या समझ आता है? उद्देश्य, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर? रेजोल्यूशन का ही एडवांस पार्ट है और मॉडिफाइड पार्ट है प्रियम्बल, ठीक है ना। ये किसके थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू। कब? ये थर्ड मीटिंग, ठीक है। जो थर्ड मीटिंग हुई थी, थर्ड डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग थी, उस दिन डॉक्टर पंडित नेहरू जी ने ये इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। बट ये पास कब हुए थे? ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 22 जनवरी 1947 को पास हुए थे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या चीजें याद रखनी है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही प्रियम्बल है और ये किसने इंट्रोड्यूस किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब इंट्रोड्यूस किए थे? ये 13 दिसंबर 1946 में, थर्ड डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद ये अडॉप्ट कब हुए थे? 22 जनवरी, ठीक है। ये 22 जनवरी याद बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। ये वाली फोटो देख लीजिए, ठीक है। और ये जो भी PDF वगैरह हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। यूपीएससी ओलंपियाड ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, इस पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब प्रियम्बल क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, ये समझते हैं अच्छे से कि प्रियम्बल इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्सप्लेन करता है कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है, इतने सारे पेज हैं, तो उसको कोई अगर समझना चाहे तो कैसे समझेगा? तो कुछ नहीं, वो अगर प्रियम्बल भी पढ़ लेगा, ठीक है, प्रियम्बल जो एक पेज का है अगर वो भी पढ़ लेगा तो उसे समझ आ जाएगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या बातें हैं, ये क्या चाहता है, इसकी क्या वैल्यूज हैं, क्या फिलोसफी है, ठीक है। तो इसलिए प्रियम्बल जरूरी है। ये जो प्रियम्बल है हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से इंस्पायर्ड है ये प्रियम्बल? ये US, ठीक है ना। सबसे पहले प्रियम्बल हमें देखने को मिलता है US कॉन्स्टिट्यूशन में, तो US से हमने ये इंस्पायर्ड होकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अडॉप्ट किया है। और किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसको पास कब किया था? 22 जनवरी 1947 में, 22 जनवरी 1947, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें हमारी कोर वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो एज अ नेशन हम लोग चाहते हैं, ठीक है। एज अ जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे हमारे, वो लोग जिस चीज़ को चाहते थे कि हमारी कंट्री इस तरीके से चले, ऐसे हमारी सोच हो, वो सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। प्रियम्बल में क्या है बेसिकली समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 चीजें हैं, है ना। तो ये 4 चीजें हैं यहाँ पर प्रियम्बल में। सबसे पहले सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं से अथॉरिटी तो मिली होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ से पावर मिली है? तो कॉन्स्टिट्यूशन को जहाँ से पावर मिली वो इस प्रियम्बल में हमको पता चलता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी पावर किसने दी है? ये किताब को इतनी पावर कहाँ से मिल गई कि वो आगे चल के एक कंट्री को गवर्न करने की ताकत देता है, ठीक है। वो बताता है कि प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, प्रेसिडेंट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज क्या करेगा, ये प्रियम्बल बताता, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को पावर किसने दी है? तो वो हमें पता चलता है प्रियम्बल में। उसके बाद हमारा इंडिया किस तरीके का है, हम हैं कैसे? कई बार हम बोलते हैं ना, वो पर्सन तो ऐसा है, वो तो बहुत गुस्से वाला है, वो तो बहुत शांत स्वभाव का है, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। तो ऐसा हम अपने देश को भी समझ सकते हैं कि हमारा देश कैसा है। तो वो हमें यहाँ पता चलता है, नेचर ऑफ इंडिया, नेचर ऑफ इंडिया कहाँ पता चलता है? प्रियम्बल में पता चलता है, ठीक है ना। और क्या पता चलता है? और स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। हमारे उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो किस लिए बना रहे हैं, क्या रीजन है, और हम आगे चल के हमारे देश को किन चीज़ों पर हम ले जाना चाहते हैं, किस तरीके से हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है डेट ऑफ एडॉप्शन, कब हमने हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, ये डेट भी प्रियम्बल में मेंशन है। तो प्रियम्बल में 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ये हमारा कितना ब्यूटीफुल प्रियम्बल है, देखो कितना ब्यूटीफुल है। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी सारी जो ड्राइंग्स हैं, उसमें जो भी सारी कैलीग्राफी है और जो भी स्कल्पचर्स मतलब ड्राइंग की है, पेंटिंग की है, वो बताए थे, ठीक है। तो ये भी कल देखा था हमने, बहुत ब्यूटीफुल है। ये किसने बनाया है आप मुझे जरूर कमेंट में बताइए, ठीक है ना। ये जो यहाँ पर जो ड्राइंग की है, पेंटिंग की है, ये किसके थ्रू हुई है, ये आप मुझे बताइए। और ये वाली कैलीग्राफी तो नहीं है, दूसरी कैलीग्राफी जो ओरिजिनल कैलीग्राफी है वो किसने लिखी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा, ये भी बताइए। एक बार पढ़ लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली resolved to constitute India into sovereign, secular, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity, ठीक है। अब जस्टिस 3 टाइप का आधार पे, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ठीक है। लिबर्टी मिली है थॉट्स में, एक्सप्रेशन में, बिलीफ में, फेथ में और वर्शिप में, 5 चीज़ों में, ठीक है। 5 टाइप की लिबर्टी है,
तीन टाइप का जस्टिस है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, दो टाइप की इक्वालिटी है, ठीक है। फ्रेटर्निटी ऑफ फ्रेटर्नी एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यहाँ भी दो चीज़ें हैं, ठीक है। In our constitution, in our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, ठीक है। ये पूरा हमारे प्रियम्बल है। अब इसमें बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसको समझना बहुत जरूरी है। यूपीएससी में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसकी सबसे पहली बात तो ये पूरा ये वर्ड्स पे ही बन जाता है क्वेश्चन, और कई बार ना उसकी वैल्यू उसके मीनिंग पे बन जाता है, ठीक है। हम समझते हैं इसको अच्छे से। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो फ्रेज है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया से पता चलता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम कौन पावर दे रहा है, किसने अथॉरिटी दी है, तो वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब लोग, ठीक है। हम सब लोग इकट्ठे हुए और फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दी, ठीक है, कि हाँ आप हम पे रूल करने के लिए कुछ रूल्स बना सकते हो, कुछ लॉज बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद हालांकि ये इन्फोर्सेबल नहीं है प्रियम्बल, ठीक है ना, ये प्रियम्बल की बात चल रही है। तो प्रियम्बल जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है। इन्फोर्सेबल मतलब है कि इसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट में किसी पर केस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसका यूज़ क्या है, जब वो लीगली इन्फोर्सेबल ही नहीं है तो उसका यूज़ क्या है, उसका यूज़ है इंटरप्रिटेशन में। कॉन्स्टिट्यूशन को जब हमें समझना होता है, जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को समझना होता है, जब सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को समझना होता है, तब वो प्रियम्बल को पढ़ती है, प्रियम्बल को समझती है। क्योंकि प्रियम्बल में क्या लिखा, बेसिक फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, है ना, ऑफ कंट्री ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ें यहाँ पर इंटरप्रिटेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है प्रियम्बल, ठीक है ना, लेकिन ये एनफोर्सेबल नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब आता है वर्ड यहाँ पर सोवरेन, कैसा स्टेट बनाना है, कैसा स्टेट है इंडिया, ये नेचर चल रहा है, ठीक है, नेचर ऑफ इंडिया। ऐसे कितने टाइप के नेचर हैं, 5 टाइप के, इंडिया के 5 नेचर हैं। पहला क्या है, इंडिया सोवरेन है। सोवरेन का मतलब क्या होता है, हम बिल्कुल आज़ाद हैं, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। नो वन इज अबव द इंडिया, ठीक है, देयर इज नो अथॉरिटी अबव द इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पर हम ना तो किसी के डोमिनियन हैं, ना हम किसी पर डिपेंडेंट हैं, हमारे पास कंप्लीट पावर है। पहला हमारे ऊपर कौन रूल करता था, हम किसके डिपेंडेंट थे, किसकी कॉलोनी थे, ठीक है। फिर हमने आज़ादी ली और अब हम सोवरेन हैं, ठीक है। अब हम किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकते हैं और किसी को हमारी टेरिटरी दे भी सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद वर्ड आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, आप इनको कोई पहचानता है क्या, ये जो है ये कोई पर्सन है, ठीक है, और ये सोशलिज्म से काफ़ी रिलेटेड है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कौन है, ठीक है। तो सोशलिस्ट हैं, अपना जो इंडिया है वो सोशलिस्ट है। क्यों, क्योंकि हम लोग का ये चाहते हैं और हमारा विजन ये है, हमारे ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे देश में जो वेल्थ है, जो भी वेल्थ क्रिएट हो रही है, वो आपस में सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ना कि किसी एक पर्सन के हाथ में रह जाए वो, ठीक है, ना कि कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा वेल्दी हो और फिर बाकी सब गरीब हो, ऐसा हम लोग नहीं चाहते। कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ऐसा नहीं चाहते थे, ठीक है, इसलिए उन्होंने, हालांकि सोशलिस्ट जो वर्ड है ये बाद में ऐड हुआ है, ठीक है, लेकिन अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी अगर आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 38 पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं सोशलिज्म की तरफ झुका हुआ था, ठीक है, अभी भी झुका हुआ है, ठीक है। पर 1991 के जो रिफॉर्म हुए, ठीक है, जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, उसमें हालांकि थोड़ा डाइल्यूट हुआ है सोशलिज्म, पर हमारी फिलोसफी में अभी भी सोशलिज्म हमारा एक नेचर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, और एक जगह कॉन्सेंट्रेट ना हो, बस ये चीज़ें हैं, ओके। आगे चलते हैं, फिर हमारा नेचर है सेक्युलर। हम क्या है, सेक्युलर हैं। ये सेक्युलर वर्ड भी बाद में ऐड हुआ, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कौन से वर्ड कब ऐड हुए, है ना, तो ये बाद में ऐड हुआ, और इससे पहले भी इंडिया सेक्युलर था, लेकिन वर्ड बाद में ऐड हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जो वैल्यूज़ हैं, जो आर्टिकल, आप अगर फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, एज ए स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है इंडिया का, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन, इसका सिंपल से ये मतलब होता है। बाकी सेक्युलरिज्म एज अ कॉन्सेप्ट हम आगे और अच्छे समझेंगे, एक मैं क्लास प्रॉपर बेसिक कॉन्सेप्ट पर लूंगा, ठीक है। यहाँ पर अभी हम प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूँ। बाकी अपन एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्लास लेंगे, उसमें बाद सारे जो भी बेसिक फिलोसफीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेमोक्रेटिक है इंडिया, ये अलग नेचर है एक उसका। क्यों है डेमोक्रेटिक, क्योंकि हम लोग इसको गवर्न कर रहे हैं ना, गवर्न बाय पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया कैसे गवर्न कर रहे हैं, क्या आप लॉज बना रहे हैं, क्या मैं लॉज बना रहा हूँ, नहीं, लेकिन हम जिनको चुन रहे हैं वो लॉज बना रहे हैं, ठीक है। हमने जिनको इलेक्ट किया है वो लोग जाके पार्लियामेंट में बैठ के लॉज बना रहे हैं, और अगर हम कल को चाहें तो हम उनको वहाँ से हटा भी सकते हैं, ठीक है। 5 साल में जो इलेक्शन होते हैं उसका कॉन्सेप्ट, तो ये डेमोक्रेटिक है इंडिया, ठीक है ना। यहाँ पर डेमोक्रेसी जो प्रियम्बल में बात करिए, सिर्फ पॉलिटिकल अकेली नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात भी करी गई है। प्रियम्बल में जो डेमोक्रेसी है उसका जो मीनिंग है वो दोनों तीनों से है, ठीक है ना। देन उसके बाद हम रिपब्लिकन नेचर के हैं। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, जहाँ भी आपको रिपब्लिक वर्ड देखे ना, तो आप सिर्फ 2 चीज़ें याद रखना। सबसे पहली बात तो यहाँ पर कि इंडिया में कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है, ठीक है ना, कोई
प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है। मतलब जैसे कि ब्रिटेन में है, वहाँ पर क्या है, मोनार्की में एक प्रिविलेज्ड क्लास रही है, जैसे क्वीन है, क्वीन विक्टोरिया की जो फैमिली है वो प्रिविलेज्ड क्लास में आते हैं कि उस फैमिली से ही वहाँ पर हमेशा किंग बनेंगे, क्वीन बनेगी, ठीक है ना। वहाँ की जो मोनार्क रहेगा वो हमेशा उस फैमिली से रहेगा। बट इंडिया में ऐसी कोई फैमिली है क्या? आप कोई ऐसी फैमिली का नाम बताइए कि हाँ नहीं, उससे ही सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसी फैमिली से बनेंगे या प्राइम मिनिस्टर सिर्फ उसी फैमिली के बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना इंडिया में। तो ये चीज़ है, प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है। दूसरा है पब्लिक ऑफिस जो भी है वो सबके लिए ओपन है, तो यहाँ पर ये रिपब्लिकन नेचर है। दो चीज़ याद रखना, पब्लिक ऑफिस ओपन टू ऑल और प्रिविलेज्ड क्लास का ना होना, ये दो चीज़ें रिपब्लिक्स को बताती हैं, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट कौन होगा? हेड ऑफ स्टेट लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, इसका ये मतलब है रिपब्लिक्स का, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट। आगे चलते हैं, सोशल जस्टिस। जस्टिस है ना, जस्टिस के अंदर तीन टाइप की जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो सोशल जस्टिस क्या होता है? सोशल जस्टिस, जस्टिस आपको जहाँ भी देखें ना, जस्टिस में आप दो चीज़ें याद रखिए, एक तो इक्वालिटी होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मतलब जस्टिस आपको जहाँ देखे ना तो वहाँ पर इक्वालिटी की बात जरूर होगी और उसके बाद वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जरूर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन जहाँ है वहाँ जस्टिस नहीं है, जहाँ इनइक्वालिटी वहाँ जस्टिस नहीं है। तो जस्टिस के दो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि मैंने बताया रिपब्लिक के दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो प्रिविलेज्ड क्लास का ना होना, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास, और दूसरा कौन सा है? पब्लिक ऑफिसेज ओपन टू ऑल, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ है। यहाँ पर अब सोशल जस्टिस पता है आपको, इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, पहली चीज़ का इक्वल ट्रीटमेंट। और यहाँ पर कोई डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पर, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, ठीक है ना, लैंग्वेज, इन कोई बेसिस पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या होता है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ठीक है, किसी क्लास के बेसिस पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लॉ के सामने सब इक्वल हैं, वैल्यू और सारी चीज़ें। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है कि सबको पॉलिटिकल ऑफिस का एक्सेस होना चाहिए, ठीक है, पॉलिटिक्स में सबको एंट्री करने के लिए मौका मिलना चाहिए और सबके लिए इक्वालिटी पॉलिटिक्स में भी होनी चाहिए। अच्छा, इन तीनों को मिलाकर जो बनता बोलता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है? जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, ठीक है ना, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, जब ये तीनों मिल जाए तब जाके डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बनता है, ठीक है ना। चलिए आगे फिर लिबर्टी। अब यहाँ पर देखिए, ये अपन ने यहाँ से जस्टिस से स्टार्ट कर दिया था। इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो है ना, मैंने बताया था आपको प्रियम्बल में चार चीज़ें बताई गई हैं, सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, इंडिया का नेचर है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव है और फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट है, ठीक है। तो अपन अब ऑब्जेक्टिव्स पर आ गए हैं। तो जस्टिस एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? जो हम ड्रीम है जो हमारा कि हमारे इंडिया इस तरीके से रहे, हम अब लिबर्टी चाहते हैं, इंडिया में सब आज़ाद रहें, सब फ्री रहें, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, जहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी को कोई रेस्ट्रिक्शंस ही ना हो, जो मन चाहे जिसका वो कर सके, ऐसा नहीं है। इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जरूर लगते हैं, ठीक है ना। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, बट ऐसे आर्बिट्रेरी ऑपरेसिव रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, आर्बिट्रेरी और ऑपरेसिव रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। तो उसका मतलब होता है लिबर्टी। फिर आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी में दो कॉन्सेप्ट हैं, हमने अभी जस्ट प्रियम्बल पढ़ रहे थे तब देखा था, स्टेटस में इक्वालिटी होनी चाहिए और अपॉर्चुनिटी में। बाकी और चीज़ों में इक्वालिटी यहाँ पे बात नहीं करी गई है। इक्वालिटी सिर्फ दो टाइप की बात करी गई है। यहाँ इकोनॉमिक इक्वालिटी की कोई बात नहीं करी गई है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, ये याद रखना, ये पेपर में आया था क्योंकि। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है यहाँ। कौन कौन सी इक्वालिटी? स्टेटस। स्टेटस मतलब सोसाइटी में आपका स्टेटस सबका सेम है, ठीक है। आप किसी भी कास्ट के हों, आप रिच हैं या पुअर हैं, ठीक है, आप किस बैकग्राउंड से हैं, आप किस रीजन से हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेटस सबका सेम है, सब इंडियन सिटीजन्स हैं। उसका तो अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। जैसे कि अपॉर्चुनिटी क्या, जैसे कि सारे पब्लिक ऑफिस जो भी हैं उनमें सिर्फ एक कंडीशन होती है, इंडियन सिटीजन, ठीक है। क्राइटेरिया क्या होता है उनका? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। बाकी कोई ऐसे वो नहीं है कि आप इस कास्ट से हैं, इस रीजन से हैं, है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल है। उसके बाद फ्रेटर्निटी है, ठीक है। फ्रेटर्निटी भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। फ्रेटर्निटी क्या होता है? फ्रेटर्निटी यहाँ पर दो टाइप की है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। फ्रेटर्निटी का जरा आगे ये समझ लेते हैं। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप और सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। फ्रेंडशिप कब बनेगी लोगों के बीच में और ब्रदरहुड कब आएगा लोगों के बीच में, ये जरूर बताओ मुझे आप, ठीक है ना। तो ब्रदरहुड कब आएगा और इस फ्रेंडशिप कब बनेगी? जब आप उनको डिग्निटी दोगे, है ना, किसी को आप इज्जत दोगे तभी तो आपसे भाईचारा रखेगा ना, तभी तो आपसे फ्रेंडशिप करेगा ना। अल्टरनेटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिग्निटी। डिग्निटी कैसे मिलती है? फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जैसे कि, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। तो ये जो सारी बातें हैं वो डिग्निटी प्रमोट करती हैं और उससे फ्रेटर्निटी आती है। तो फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना, डिग्निटी से है, ठीक है, डिग्निटी से डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद अगर आप क्या बोलते हैं, डिग्निटी है इंडिविजुअल्स में और सब है, तो आपको कहीं ना कहीं यूनिटी और इंटीग्रिटी देखने को मिलेगी। हम लोग में अगर भाईचारा है तो हम लोग यूनाइट रहेंगे, कभी कोई थर्ड पर्सन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक कंट्री के हैं या एक फैमिली के हैं और थर्ड पर्सन बाहर से आता है, वो हमें धमकाता है या किसी एक को भी हार्म करने की कोशिश करता है, तो हम सब एक हो जाते हैं, ठीक है। तो वो फ्रेटर्निटी दिखती है। जैसे कि हाँ, इंडिया पाकिस्तान के मैच के टाइम पे या जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है या और भी ऐसे कोई नेशनल इशूज़ रहते हैं, जब हम जो एक बाहर की कंट्री रहती है उसके अगेंस्ट हम सब इकट्ठे हो जाते हैं पूरे देश, ठीक है। तो वो फ्रेटर्निटी दिखाता है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर यूनिटी तो पहले से था, लेकिन जो इंटीग्रिटी वर्ड है ये बाद में ऐड हुआ है। तो मैंने आपको 3 वर्ड बताए हैं यहाँ पर जो बाद में ऐड हुए हैं। एक है सेक्युलर,
ठीक है, एक है सोशलिस्ट, और उसके बाद है ये इंटीग्रिटी। ठीक है ना, तो ये आपको 3 वर्ड बस बाद में ऐड हुए हैं, बाकी तो जैसा कहते हैं ऐसा है ना। यहाँ पर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो 3 वर्ड्स हैं ये वाले, ठीक है ना, ये हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है ना, तो वहाँ से इंस्पायर्ड है। चलिए ये देखिए, ये क्या है बताइए, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। फ्रेटर्निटी समझ गए। यूनिटी क्या कॉन्सेप्ट है, यूनिटी कलेक्टिवनेस है एक तरीके से, ठीक है, और ये एक तरीके से टेरिटोरियल हो सकती है, टेरिटोरियल है ना, टेरिटोरियल। अच्छा, लेकिन जो ये इंटीग्रिटी है ये साइकोलॉजिकल है थोड़ी, है ना। जैसे हम लोग अगर एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, आसपास हैं और सब यूनाइट हैं, तो हाँ वो टेरिटरी में हम एक हैं इंडिया। लेकिन अगर वो इंटीग्रिटी चाहिए तो हमारा साइकोलॉजिकली भी हमको एक साथ होना पड़ेगा, मतलब हमारे मन के भाव, हमारे इमोशंस एक दूसरे के प्रति हमारा मतलब प्रेम होना चाहिए, है ना, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो वो इंटीग्रिटी में आ जाता है, साइकोलॉजिकल है। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब जल्दी से हम यहाँ पर पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ये वाला पीवाईक्यू का भी 2020 का है। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, क्या है प्रियम्बल बताइए आप, है ना। आराम से टाइम लीजिए आप इसको, मैं यहाँ साइड हट जाता हूँ, है ना। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल, क्या ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं। देखिए हाँ, इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, और ये पार्ट है कि नहीं ये बताइए आप। नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ अ नो लीगल इफेक्ट, लीगल इफेक्ट नहीं है लेकिन ये पार्ट भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ अ सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर्स, लीगल इफेक्ट भी है और ये पार्ट भी है, ठीक है। उसके बाद अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है बट इसका लीगल इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अ पार्ट ऑफ बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर्स। अब बताइए यहाँ पर एक तरीके से समझते हैं कि एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला ऑप्शन है और ये वाला ऑप्शन, दोनों कंफ्यूज कर रहे हैं। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली, ये वाला जो कीवर्ड आ गया है ना इंडिपेंडेंटली, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है ना, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहा है। तो अगर यहाँ पर ये इंडिपेंडेंटली लिखा है तो आपने अभी समझा होगा ये इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन इसको हम इंटरप्रिटेशन में यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं लीगली तो वो थोड़ा यूज़फुल है, लेकिन इंडिपेंडेंटली वो यूज़फुल नहीं है। अगर आप सिर्फ प्रियम्बल की बात करोगे तो वो कोई यूज़ का नहीं है, लेकिन प्रियम्बल को अगर अपन दूसरे आर्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे प्रोविजंस के साथ पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं रेलिवेंट हो जाता है। तो इसका आंसर है डी, ठीक है ना। तो ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आगे अब हम देखते हैं कब बना था पार्ट, है ना, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये जुडिशल रिकॉग्निशन है कि सबसे पहला जो केस हुआ बेरुवारी केस, ठीक है, 1960 का ये केस है। तब ये बोला गया कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो पहले केस में ये बहुत जरूरी है, वो याद रखना है आपको, चारों केस आपको याद रखना है, ठीक है, कि ये बेरुवारी केस में कि ये प्रियम्बल पार्ट नहीं है। लेकिन फिर गोलकनाथ केस में क्या बोला गया, प्रियम्बल कोर सोल तो है लेकिन ये पार्ट नहीं है, इसमें भी कोई ज़्यादा खास बात नहीं हुई। केशवानंद भारती केस 1973 इंपॉर्टेंट केस है, इसमें क्या बात हुई, प्रियम्बल वाज एक्सेप्टेड एज पार्ट, ठीक है, प्रियम्बल को माना गया कि हाँ ये संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है, मतलब केस ये चल रहा था जैसे कि ये जो प्रियम्बल है ये बाद में लगाया गया है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसका कोई ऐसे लीगली इफेक्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये पार्ट है या नहीं इस पर कन्फ्यूजन था। तो कोर्ट ने पहले तो बोला था कि नहीं है, फिर भी नहीं, फिर इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट केस है, इसमें बोला था कि हाँ है, ठीक है ना। फिर SR वोमेई यूनियन ऑफ इंडिया केस है ये वाला 1994 का, ये इसमें बोला गया कि हाँ ये प्रियम्बल जो है वो पार्ट है, और एक और केस में बोला गया कि हाँ ये पार्ट है। तो अभी ऑफिशियली इंडिया में अगर अपन देखें तो प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है अच्छे से, ये बार बार क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही सिंपल है ये। इंडिया में अगर समझें प्रियम्बल पार्ट है लेकिन इसका इंडिपेंडेंटली कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंटली नहीं है, लेकिन हाँ इसको इंटरप्रिटेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये चारों केस आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, चारों बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं प्रियम्बल को लेकर। अब देखते हैं आगे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं। अभी हमने बात करी थी ना, अभी बात करी थी हमने ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है बताइए, कौन सा नहीं है पूछा है, ठीक है, नॉट वेट, है ना, तो नॉट पूछा है उन्होंने। लिबर्टी ऑफ थॉट, अगर आपने अभी प्रियम्बल पढ़ा होता है ना तो थॉट था उसमें है, ठीक है ना। इकोनॉमिक लिबर्टी देखते हैं, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन भी है, ठीक है ना, उसके बाद लिबर्टी ऑफ बिलीफ भी है, बस एक चीज़ नहीं है वो ये है, ठीक है ना, ये नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, ये वाला हो जाता है। इसमें पूछा ना नहीं है जो ऑब्जेक्टिव, ये नहीं है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। मैंने आपको बोला था लिबर्टी कितने टाइप की लिबर्टी हैं, 5 टाइप की लिबर्टी हैं, ठीक है ना, 5 याद रख लो, ठीक है, थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन, ठीक है ना, थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन, वर्शिप, ठीक है ना, वर्शिप, देन उसके बाद क्या है, फेथ, ठीक है ना, फेथ, थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन, वर्शिप और फेथ, ठीक है ना। चलिए
द माइंड्स ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब अभी बताया ना माइंड्स ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो अभी अपन ने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी। तो ये कहाँ देखने को मिलता है? प्रियम्बल में। ठीक है ना, प्रियम्बल में मिलता है। इकोनॉमिक जस्टिस एज अ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन। इकोनॉमिक जस्टिस की बात कहाँ करी गई है बताइए? अभी अपन ने बात करी। ठीक है, प्रियम्बल में की गई है, फंडामेंटल राइट्स में की गई है, प्रियम्बल में की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में की गई है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, या इनमें से किसी में भी नहीं। देखिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन तो गलत ही है, क्योंकि हाँ प्रियम्बल में तो अब भी पढ़ा है अपन ने, बात की है। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात है कि ये इकोनॉमिक फंडामेंटल राइट्स में करी गई है या डीपीएसपी में की गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए फंडामेंटल राइट में इकोनॉमिक जस्टिस की तो कोई बात नहीं हुई है। ठीक है ना, इक्वालिटी की बात जरूर हुई है, लेकिन इकोनॉमिक जस्टिस की कोई बात नहीं हुई है फंडामेंटल राइट में। इकोनॉमिक जस्टिस के बाद फंडामेंटल नहीं, डीपीएसपी में हुई है। ठीक है ना, डीपीएसपी में अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, आर्टिकल 38, 39 ये सब क्या है? ये इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अदर देन द फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल एंड प्रोविजंस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है ना, मतलब फंडामेंटल राइट्स के अलावा कौन सा ऐसा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको वो शो करता है। ठीक है, तो क्या करता होगा आप बताइए इसमें? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ड्यूटीज़ तो कैंसिल ही कर दो। क्यों कर दो ड्यूटी कैंसिल? क्योंकि ड्यूटीज़ में कोई राइट्स की बात थोड़ी ना हो रही है, ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। लेकिन यहाँ पर प्रियम्बल जो है एक, ठीक है ना, प्रियम्बल सही है, प्रियम्बल में बात होती है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखो, अब 3 हट गया है ना, अब उसके बाद बचा 1 तो सही होना चाहिए, तो 2 अकेला हो नहीं सकता, तो 1 आएगा। ठीक है, प्रियम्बल में बात करें, प्रियम्बल में भी ये बात होती है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या फीचर्स हैं इसके प्रियम्बल के? तो ये तो अभी पढ़े हैं अपन ने, है ना। इट इज़ नॉट जस्टिसेबल इन नेचर, सही बात है, जस्टिसेबल नहीं है ये, इन्फोर्सिबल नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है कोर्ट में। ठीक है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये सही है? क्या अब भी हमने 4 केस देखे थे, उसमें लास्ट में हमको क्या पता चला था कि ये पार्ट है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी द सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हाँ ये बिल्कुल 5 चीज़ें सही हैं, ये तो पूरी लाइन है। ठीक है ना, इट हाईलाइट्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, हाँ ये भी सही। ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ये क्या है? नेचर ऑफ स्टेट है। ठीक है ना, नेचर ऑफ स्टेट है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन गलत होता है, मतलब 2 वाले गलत कर दो, ऑल ऑफ द गलत कर दो, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है ना, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट? इंडिया सेकुलर स्टेट कहाँ पर पता चलता है हमें बताओ? फंडामेंटल राइट्स में, प्रियम्बल में, 9th शेड्यूल में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। देखिए डायरेक्ट अगर एक बात करने अपन की, डायरेक्ट जो वर्ड है सेकुलर, वो तो सिर्फ प्रियम्बल में मेंशन है ना, बाकी इसमें फिलोसफी है, इसमें वैल्यूज हैं। हाँ, आर्टिकल 25 से हम समझ सकते हैं कि हाँ सेकुलर इंडिया की बात हो रही है ना, लेकिन जो डायरेक्ट वर्ड लिखा है वो यहाँ लिखा है, तो ये सिंपल सा है। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड, देखिए मैंने आपको बताया था 3 नए वर्ड ऐड हुए थे, तो सोशलिस्ट, सेकुलर और एक और होता है इंटीग्रिटी। ठीक है ना, इंटीग्रिटी, तो ये जो अरे ठीक है, ये तीनों वर्ड ऐड हुए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है ना, ये आगे देखते चलिए, ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पर ये 3 वर्ड ऐड हुए थे। ठीक है ना, 42nd 1976, ये आपको याद रखना है, ये इंदिरा गांधी जी के फोटो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी? लॉ एंड लिबर्टी के बीच में रिलेशनशिप कौन सा सबसे अच्छा बताता है इनमें से? देखो ये 4 ऑप्शन पढ़ो, ये हालांकि डायरेक्टली प्रियम्बल से रिलेटेड नहीं है, बट इनडायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है ना, इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज नो लिबर्टी, इफ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, इफ लॉज आर चेंज्ड टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। ठीक है ना, अब बताओ, यहाँ पर ये बहुत शानदार यूपीएससी की ट्रिक रही है हमेशा, ऐसे बहुत ही शानदार फिलोसफिकल क्वेश्चंस में घुमाता है वो। बताओ, इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, सही है, ज़्यादा लॉज होंगे तो ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, तो लिबर्टी कम हो सकती है, सही है, ये सही लग रहा है। इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी, सही है, ये भी सच है। अगर लॉज ही नहीं रहेंगे, किसी पर कोई रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं रहेंगे, तो वो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करेंगे लोग, एक दूसरे को हार्म करेंगे, तो लिबर्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर इफेक्ट होगी, तो ये बहुत सही ऑप्शन है, मतलब ये बहुत सही लाइन है। इफ़ देयर इज़ अ लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। ठीक है, अगर लिबर्टी है तो जरूरी नहीं कि लोग ही उसको लॉज बनाएं, कई बार लोग खुद अपने लॉज ऐसे बना लेते हैं कि उनकी लिबर्टी छिन जाती है। ठीक है ना, तो ये कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, और ये वाला भी सही नहीं है ना। इफ़ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर, हाँ ये सच है। ठीक है, अगर लॉज में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, अगर लॉज बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ऑफन, मतलब 1 साल में 2-3 बार ही लॉ चेंज हो रहा है, तो फिर लिबर्टी कहाँ रहेगी उसमें, है ना, किसी के पास क्या लिबर्टी रहेगी उसमें? पुलिस वाला कभी कुछ भी चीज़ पे आपको अरेस्ट कर सकता है और बोल सकता है अरे ये लॉ तो चेंज हो गया है, अरे वो लॉ तो नहीं है, अब हम क्या समझेंगे, है ना। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है।
इकोनॉमिक जस्टिस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन वन ऑफ द इंडियन प्रोवाइडेड इन, है ना। इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ पर बात करी गई है इकोनॉमिक जस्टिस की? इकोनॉमिक जस्टिस प्रियम्बल में है और फंडामेंटल राइट्स में। ये तो अभी वाला क्वेश्चन है, शायद रिपीट हुआ है। प्रियम्बल में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, ये वाला है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है और हमने प्रियम्बल पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। प्रियम्बल में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो रह गया हो। अगर आपको प्रीलिम्स में कुछ भी क्वेश्चन बनेगा तो इस जो सेशन लिया है अपन ने, इसमें से डेफिनेटली आएगा, मतलब गारंटी है कि इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार और देख सकते हैं आप इस लेक्चर को, ठीक है ना। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको यहाँ पर PDF मिल जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बता दूँ मैं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको ये सही लगा, अच्छा लगा। और हम लोग यहाँ टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए, वो भी खासकर इंदौर में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है ये, ठीक है। तो आप लोग जो भी यहाँ इंदौर से देख रहे हैं इस लेक्चर को, अगर वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं और वो सीरियसली अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज बन रही है और एकदम प्रॉपर ऑफलाइन यहाँ पर माहौल रहेगा, यूपीएससी का पेपर जैसा पूरा, है ना। और आपको हम लोग साथ में, हम सब साथ में प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है ना। तो आप आइए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, फिर आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।